युद्ध के मैदान में खून की गंध हवा में तैर रही थी। घायल शिष्यों की कराहें पूरे पठार पर गूंज रही थीं। धूल और मिट्टी में सने हुए कल्टीवेटर्स यहां वहां बिखरे पड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए, चेहरे पर दर्द की लकीरें थीं। कुछ अपने टूटे हुए हाथों को सहारा दे रहे थे, कुछ अपने खून से भरे घावों को दबाकर बैठे थे। हवा में मेटालिक स्मेल थी जो फ्रेश ब्लड की होती है। और वहीं इस दुख और पीड़ा के बीच मेंग हाओ ने अपना सबसे शानदार व्यापार स्थापित किया था। एक ऐसा धंधा जो उसे रातों रात प्रसिद्ध बना देगा, लेकिन साथ ही उसकी जान के लिए भी खतरा बन जाएगा। पठार पर हर तरफ केओस का माहौल था। कहीं कोई अपनी टूटी हुई हड्डी को सहारा देने की कोशिश कर रहा था, कहीं कोई अपने खून से भरे घाव को दबाए बैठा था। स्पिरिचुअल एनर्जी के तूफान अभी भी हवा में महसूस हो रहे थे, जैसे कि अभी अभी कोई भयंकर लड़ाई खत्म हुई हो। ब्रोकन वेपन्स यहां वहां बिखरे पड़े थे। कुछ डिसाइपल्स की रोब्स कंप्लीटली टॉर्न थी, उनके कल्टीवेशन बेसिस भी डैमेज्ड लग रहे थे। मेंग हाओ की आंखों में वो चमक थी जो एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन की आंखों में अवसर देखकर आती है। उसने इस डेस्परेशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया था। उसका बैनर पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप आउटलेट गर्व से लहरा रहा था। एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव सेटअप था। कुछ वुडन बॉक्सेस, एक छोटी सी टेबल और उस पर केयरफुली अरेंज्ड मेडिसिनल पिल्स की रोज। हर पिल परफेक्ट राउंड शेप में गोल्डन ब्राउन कलर में चमक रही थी, जैसे कि कोई प्रेशियस जेम्स हों। उसने अपनी टेबल को स्ट्रैटेजिकली प्लेस किया था, एग्जैक्टली उस स्पॉट पर जहां से इंजर्ड डिसाइपल्स को आना जाना पड़ता था। यह प्योर मार्केटिंग जीनियस था। काओ यांग की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे जब मेंग हाओ ने उसके सामने एक और गोली रखी। उसका चेहरा पेल हो गया था, माथे पर कोल्ड स्वेट की बूंदें। उसकी ब्रीदिंग इर्रेगुलर थी, जैसे कि कोई पैनिक अटैक आ रहा हो। और खरीदोगे? मेंग हाओ की आवाज में वो मिठास थी जो सांप के फुफकार में होती है, लेकिन उसके चेहरे पर कंसर्न का भाव था, जैसे कि वो सच में काओ यांग की हेल्प करना चाहता हो। ये एक्टिंग इतनी परफेक्ट थी कि कोई भी धोखा खा सकता था। काओ यांग के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसके सारे स्पिरिट स्टोन्स खत्म हो चुके थे। केवल कुछ औषधीय वस्तुएं बची थीं जो उसने अपनी जिंदगी भर इकट्ठी की थी। वो डेस्परेट था। उसके घाव से अभी भी खून बह रहा था और बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के वो जानता था कि इन्फेक्शन हो सकता है। उसकी कंडीशन डिटेरियोरेटिंग थी और मेंग हाओ ये सब देख रहा था। ये परफेक्ट टाइमिंग था जब कस्टमर सबसे वल्नरेबल होता है। एक गोली, एक स्पिरिट स्टोन। मेंग हाओ ने अपना सुनहरा नियम दोहराया। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था, जैसे कि ये कोई डिवाइन लॉ हो। उसकी आंखों में वो चमक थी जो एक शिकारी की आंखों में अपने शिकार को देखकर आती है। मैं सभी ग्राहकों के साथ ईमानदार हूं भाई, कृपया निश्चिंत रहें। मैं आपकी दुर्भाग्य का फायदा उठाकर दाम नहीं बढ़ाऊंगा। ये स्टेटमेंट आयरॉनिकली हिलेरियस था, क्योंकि वो एग्जैक्टली यही कर रहा था। मेंग हाओ ने अपने आसपास जेस्चर किया, जहां कुछ और इंजर्ड डिसाइपल्स बैठे थे। सभी ने उसके पिल्स का इस्तेमाल कर चुके थे। आसपास के किसी भी भाई से पूछ लीजिए, पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप आउटलेट की प्रतिष्ठा काफी अच्छी है। वो जानता था कि सोशल प्रूफ का पावर क्या होता है। जब लोग देखते हैं कि दूसरे भी सेम सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका ट्रस्ट बढ़ जाता है। ये क्लासिक मैनिपुलेशन टेक्निक थी, लेकिन बेहद इफेक्टिव थी। काओ यांग की स्थिति देखकर दिल दहल जाता था। वो बुरी तरह घायल था। उसके शोल्डर में एक डीप कट था जिससे अभी भी खून रिस रहा था। उसके लेफ्ट आर्म में फ्रैक्चर भी था। उसकी स्किन का कलर पेल हो गया था, लिप्स भी सूख गए थे। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन मेंग हाओ की गोलियों के बिना वो मर सकता था। मेरे पास कुछ नहीं बचा, सच में कुछ नहीं, काओ यांग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में वो डेस्परेशन था जो एक ड्राउनिंग मैन की आवाज में होती है। मेंग हाओ ने अपना सिर हिलाया, जैसे वो बहुत दुखी हो। उसके चेहरे पर सिंपैथी का परफेक्ट एक्सप्रेशन था, लेकिन उसकी आंखों में बिजनेस की कैलकुलेशन चल रही थी। जादुई वस्तुएं भी स्वीकार्य हैं, उसने सॉफ्ट वॉइस में कहा, जैसे कि वो काओ यांग पर कोई फेवर कर रहा हो। ये ऑफर सुनकर काओ यांग की आंखों में एक मोमेंट के लिए होप आई, फिर डिस्पेयर आ गई। वो जानता था कि उसे अपनी सबसे प्रेशियस बिलोंगिंग्स देनी पड़ेंगी, और इस तरह काओ यांग को अपनी आखिरी संपत्ति भी देनी पड़ी। उसने अपना प्रेशियस जेड पेंडेंट निकाला जो उसके ग्रैंडफादर का था। ये पेंडेंट जेनरेशन से उसके फैमिली में था, उसकी सबसे वैल्यूएबल पोजेशन थी। फिर एक स्मॉल पाउच में रखी गई रेयर अर्ब्स भी दे दी। ये अर्ब्स उसने ईयर्स की हार्डवर्क से कलेक्ट किए थे। हर आइटम के साथ उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। ये सर्वाइवल का मैटर था। मेंग हाओ ने आइटम्स को केयरफुली एग्जामिन किया, जैसे कि कोई एक्सपर्ट अप्रेजर हो। उसने जेड पेंडेंट को लाइट में होल्ड करके देखा, उसकी क्वालिटी चेक की, अर्ब्स को स्मेल करके उनकी प्योरिटी टेस्ट की। ये एक्सेप्टेबल है, उसने फाइनली कहा, और काओ यांग को रिलीफ की सांस आई। लेकिन मेंग हाओ के दिल में वो सेटिस्फैक्शन था जो एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन के बाद आती है। उसने मेंटल कैलकुलेशन की। ये आइटम्स कम से कम 10 स्पिरिट स्टोन्स के बराबर थे, लेकिन वो सिर्फ एक पिल दे रहा था। आधा महीना बीत गया। इस दौरान मेंग हाओ का नाम पूरे पठार पर फैल गया था। हर इंजर्ड कल्टीवेटर उसके बारे में जानता था।
कुछ उसे ब्लेसिंग मानते थे, कुछ कर्स, लेकिन सभी को पता था कि इमरजेंसी में वो उनकी जान बचा सकता है। उसका बिजनेस मॉडल इतना सक्सेसफुल था कि दूसरे लोकेशंस पर भी लोग उसकी कॉपी करने की सोच रहे थे। वो अब एक प्रसिद्ध व्यापारी बन चुका था। उसकी रेपुटेशन पूरे लोअर लेवल डिसाइपल्स के बीच फैल गई थी। मैंग हाउस पिल्स एक ब्रांड बन गया था। लोग कहते थे कि उसकी पिल्स इंस्टेंट रिलीफ देती हैं, हालांकि प्राइस थोड़ी ज्यादा है। कुछ डिसाइपल्स उसे प्लेटू सेवियर भी कहते थे, आयरॉनिकली। उसकी अर्निंग्स भी इंप्रेसिव थीं। वो डेली 10 से 20 स्पिरिट स्टोन्स कमा रहा था। काओ यांग भी ठीक हो गया था, लेकिन उसके दिल में बदला लेने की आग जल रही थी। हर रात वो सोचता था कि कैसे मेंग हाओ ने उसकी हेल्पलेसनेस का फायदा उठाया था। वो जानता था कि अकेले वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने फैसला किया कि वो एल्डर ब्रदर लू से मदद मांगेगा। उसने सुना था कि एल्डर ब्रदर लू पावरफुल है और लोअर लेवल डिसाइपल्स के साथ डीलिंग करता है। लू लगभग 30 साल का था। उसकी रेपुटेशन निचले स्तर के शिष्यों को लूटने के लिए थी। वो एक नोटोरियस फिगर था सेक्ट में। उसका कल्टीवेशन बेस 4th लेवल के पीक पर था, जो उसे लोअर लेवल डिसाइपल्स के लिए एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट बनाता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक एरोगेंट स्माइल रहती थी, जैसे कि पूरी दुनिया उसके कदमों में हो। उसकी प्रेजेंस इंटिमिडेटिंग थी और लोअर लेवल डिसाइपल्स उससे डरते थे। जब काओ यांग ने उसे मैंग हाओ की कहानी सुनाई, तो लू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। पहले तो वो अम्यूज लगा, फिर थॉटफुल, और फिर उसकी आंखों में ग्रीड की चमक आने लगी। उसका माइंड रैपिडली प्रोसेसिंग कर रहा था कि ये इंफॉर्मेशन कैसे उसके काम आ सकती है। वो बिल्कुल अज्ञानी और अक्षम है, लेकिन उसने पठार पर एक दुकान खोली है और युद्ध में घायल हुए शिष्यों को औषधीय गोलियां बेच रहा है, काओ यांग ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन साफ सुनाई दे रही थी। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एल्डर ब्रदर लू तुरंत मेंग हाओ को पनिश करने के लिए एक्शन लेगा, लेकिन एल्डर ब्रदर लू कुछ और ही सोच रहा था। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई थी। उसका माइंड बिजनेस पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट कर रहा था। मेरा कल्टीवेशन बेस इस स्तर तक पहुंचा है क्योंकि मैंने बहुत सारे निचले स्तर के शिष्यों को लूटा है, लेकिन रिलायंस सेक्ट में अपने इतने सालों में मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुकान खोलकर औषधीय गोलियां बेची जा सकती हैं। उसके दिमाग में एक शानदार योजना बन रही थी। वो समझ गया था कि रॉबिंग से ज्यादा प्रॉफिटेबल ये बिजनेस मॉडल हो सकता है। रॉबिंग में रिस्क था, रेजिस्टेंस था और लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन इस बिजनेस मॉडल में कस्टमर्स खुद आकर पेमेंट करते हैं। ये जीनियस था। उसने मेंटली कैलकुलेट किया कि अगर वो प्रॉपरली ये बिजनेस रन करे तो मंथली इनकम कितनी हो सकती है। वो काओ यांग की मदद करने के बजाय मेंग हाओ के बिजनेस मॉडल को कॉपी करने का फैसला कर चुका था। उसने काओ यांग को डिसमिस कर दिया, कुछ वेग प्रॉमिसेस के साथ कि वो देखेगा कि क्या किया जा सकता है। काओ यांग डिसअपॉइंटेड था, लेकिन वो एल्डर ब्रदर लू को आर्ग्यू नहीं कर सकता था। अगले दिन लू होंग पठार पर आया। वो एल्डर ब्रदर लू का सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ था और निचले स्तर का नंबर 1 शिष्य भी। उसका कल्टीवेशन बेस तीसरे स्तर के शिखर से बस एक बाल भर दूर था। उसकी पर्सनैलिटी इंटिमिडेटिंग थी, टॉल, मस्कुलर बिल्ड और हमेशा सीरियस एक्सप्रेशन। उसकी रेप्यूटेशन भी फेयरसम थी लोअर लेवल डिसाइपल्स के। उसने अपना बैनर लगाया, पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप आउटलेट नंबर 2। ये क्लियरली मेंग हाओ के ओरिजिनल ब्रांड का इमिटेशन था, लेकिन लू होंग को कोई शेम नहीं था। बिजनेस में कंपटीशन नॉर्मल बात है, उसने सोचा। उसका सेटअप भी सिमिलर था, लेकिन थोड़ा सा बिगर और मोर इंटिमिडेटिंग। उसने अपने मेन को भी साथ रखा था बैकअप के लिए। लू होंग का तरीका बिल्कुल अलग था। जहां मेंग हाउस सटल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता था, वहां लू होंग डायरेक्ट इंटिमिडेशन का। वो घायल कल्टीवेटर्स के पास जाके कहता, लू की गोलियां खरीदो, ये उतनी ही प्रभावी हैं। उसकी आवाज में कमांड था, रिक्वेस्ट नहीं। उसकी बॉडी लैंग्वेज थ्रेटनिंग थी, जैसे कि कोई ऑप्शन ही ना हो। और जो नहीं खरीदते थे उन्हें वो धमकी देता था, अगर तुम ठीक हो गए और मुझे फिर से मिले तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। उसकी आंखों में वो मेनेस था जो एक्सपीरियंस बुलीज की आंखों में होती है। ये सटल थ्रेट नहीं था, ये डायरेक्ट वार्निंग था। ये सच में अच्छा धंधा है, लू होंग ने अपने दिल में सोचा। अगर मैंने पहले इसके बारे में सोचा होता तो मुझे इतने निचले स्तर के शिष्यों को लूटने के लिए मजाक नहीं उड़ाना पड़ता। काश वो मेंग हाओ यहां ना होता, मैं उससे तंग आ गया था। उसकी इरिटेशन बढ़ रही थी क्योंकि मेंग हाओ अभी भी कंपटीशन प्रोवाइड कर रहा था। धीरे धीरे लू होंग ने मेंग हाओ के सारे ग्राहक छीन लिए। उसकी धमकियों के आगे कोई भी मेंग हाओ से गोलियां खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जो लोग मेंग हाओ के पास जाने की कोशिश करते, उन्हें लू होंग के मेन रोक देते थे। ये सिस्टमैटिक टेकओवर था, परफेक्टली प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड। मेंग हाओ का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया था। वो हेल्पलेसली देख रहा था कि कैसे उसका केयरफुली बिल्ट बिजनेस एम्पायर क्रम्बल हो रहा है। उसकी सारी हार्डवर्क, सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सब कुछ बर्बाद हो रहा था। उसकी डेली इनकम 0 हो गई थी। ये फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि उसका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन मार्केट फोर्सेस उसके अगेंस्ट थे। पहले तो मेंग हाओ ने डिप्लोमेटिक अप्रोच ट्राई किया। उसने लू होंग से बात करने की कोशिश की,
कॉम्प्रोमाइज का सजेशन दिया। हम दोनों यहाँ काम कर सकते हैं, उसने कहा था। मार्केट काफी बड़ा है। उसने रीजनेबल टोन मेंटेन किया था, होपिंग कि पीसफुल सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन लू होंग ने उसे लाफ कर डिसमिस कर दिया था। यहाँ सिर्फ एक ही बॉस हो सकता है, उसने कहा था, और वो मैं हूं। उसकी एरोगेंस क्लियर थी। वो मोनोपोली चाहता था, कंपटीशन नहीं। उसके लिए ये पावर गेम था, बिजनेस नहीं। फिर वो दिन आया जब लू होंग ने मेंग हाओ के सामने अपना असली रूप दिखाया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। जब वो मेंग हाओ के पास आया, उसके साथ 2 और डिसाइपल्स भी थे, क्लियरली बैकअप के लिए। ये इंटिमिडेशन का क्लासिक डिस्प्ले था। मैं कुछ दिन और अभ्यास करूंगा, फिर उसे मार दूंगा, लू होंग ने अपने दिल में सोचा था। लेकिन अब वो सीधे कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार था। उसे लगता था कि मेंग हाओ इजीली इंटिमिडेट हो जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस उसके सुपीरियर कल्टीवेशन बेस पर बेस्ड था। अगर मैंने कल तुम्हारा बैनर देखा तो मैं तुम्हारा कल्टीवेशन बेस नष्ट कर दूंगा, लू होंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसके शब्दों में वो जहर था जो मेंग हाओ की रगों में बर्फ की तरह दौड़ गया। ये कोई एम्प्टी थ्रेट नहीं था। लू होंग की रेप्यूटेशन ऐसी थी कि वो अपनी बात पर अमल करता था। कल्टीवेशन बेस डिस्ट्रॉय करना वर्स्ट पनिशमेंट था किसी कल्टीवेटर के लिए। मेंग हाओ के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसकी फिस्ट्स क्लेंच हो गईं, जॉ टाइट हो गया, उसकी ब्रीदिंग हेवी हो गई थी। तुम वो हो जिसने मुझे कॉपी किया, फिर तुमने मेरा व्यापार चुराया, जैसे कोई कछुआ कबूतर किसी मैकपाई का घोंसला चुरा लेता है, और फिर तुम कहते हो कि तुम मेरा कल्टीवेशन बेस नष्ट कर दोगे। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन और एंगर का मिक्सचर था। यह सिर्फ बिजनेस कंपटीशन नहीं था, यह उसके सर्वाइवल का मामला था। कल्टीवेशन वर्ल्ड में वीक होना मतलब मरना था। उसकी हार्डवर्क, उसकी क्रिएटिविटी, सब कुछ को थ्रेटन किया जा रहा था। लेकिन लू होंग केवल हंसा। उसे पूरा भरोसा था कि मेंग हाओ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका कल्टीवेशन बेस सुपीरियर था, उसके पास बैकअप था, और उसकी रेपुटेशन इंटिमिडेटिंग थी। वो चला गया, लेकिन उसकी धमकी हवा में गूंजती रह गई। ये क्लियर मैसेज था कि टुमारो डिसाइसिव डे होगा। मेंग हाओ अकेला खड़ा रह गया। उसके दिल में एक तूफान मच रहा था। चारों तरफ साइलेंस थी, लेकिन उसके अंदर केओस था। अगर मैं पहले उसे नष्ट नहीं करूंगा तो वो कल मुझे बर्बाद कर देगा, उसने मन में सोचा। ये सर्वाइवल का मैटर था, प्राइड का नहीं। उस रात मेंग हाओ ने एक खतरनाक फैसला लिया। वो जानता था कि कन्वेंशनल मेथड से वो लू होंग को डिफीट नहीं कर सकता। उसे कुछ ड्रेस्टिक करना होगा। उसके पास महीनों से जमा की गई स्पिरिचुअल एनर्जी थी। उसके पास स्पिरिट कंडेंसेशन पिल्स भी थीं। वो जानता था कि ये जोखिम भरा है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। सेक्ट में आने और अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस शुरू करने के बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अपना कल्टीवेशन बेस बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को लूटना पड़ा, उसने अपने दिल में सोचा। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने व्यापार करने का विचार किया। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की फायर जल रही थी। लेकिन अब मेरा व्यापार चुरा लिया गया है और मुझे नष्ट करने की धमकी दी गई है। ये बहुत ज्यादा है। उसका रिजॉल्व क्रिस्टल क्लियर था। वो अपनी डिग्निटी और सर्वाइवल के लिए लड़ने को तैयार था। मेंग हाओ ने अपना बैग ऑफ होल्डिंग खोला और 5 फ्लाइंग स्वर्ड्स निकाले। ये स्वर्ड्स उसने अपने प्रीवियस एनकाउंटर्स से कलेक्ट किए थे। हर स्वर्ड में अलग एनर्जी सिग्नेचर था। फिर उसने अपनी सारी जमा की गई स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू किया। ये प्रोसेस बेहद खतरनाक थी। एक गलती और उसका कल्टीवेशन बेस हमेशा के लिए नष्ट हो सकता था। लेकिन मेंग हाओ का रिजॉल्व पक्का था। उसने स्पिरिट कंडेंसेशन पिल्स का भी इस्तेमाल किया। ये पिल्स रेयर थीं, एक्सपेंसिव थी, लेकिन अभी वो सब कुछ रिस्क करने को तैयार था। उसके शरीर में एनर्जी का तूफान मच गया। ये एक ऑल और नथिंग मोमेंट था। उसकी नसों में आग दौड़ रही थी। हर नर्व एंडिंग में पेन हो रही थी, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा हो। पसीना उसके माथे से बह रहा था, लेकिन वो डिटर्मिन्ड था। उसकी ब्रीदिंग हैवी हो गई, हार्टबीट तेज हो रही। उसका बॉडी टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली बढ़ गया था। तीसरे स्तर के शिखर तक पहुंचने में उसे काफी समय लगा। उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया था, मसल्स में क्रैम्प्स हो रहे थे। लेकिन फिर वो मोमेंट आया जब उसे लगा कि वो ब्रेक थ्रू कर सकता है। उसने अपनी सारी शक्ति लगाई। ये क्रिटिकल जंक्चर था। 1 घंटे तक ये इंटेंस प्रोसेस चलती रही। मेंग हाओ का शरीर क्लेंजिंग के दौर से गुजर रहा था। उसकी हड्डियों में दर्द हो रहा था, जैसे कि वे रीशेप हो रही हों। उसकी स्किन से इंप्योरिटीज निकल रही थीं, लेकिन वो जानता था कि ये जरूरी था। ये ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा था। उसके मेरिडियंस एक्सपैंड हो रहे थे। स्पिरिचुअल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ रही थी। उसका दांटियान भी स्ट्रॉन्गर हो रहा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों लेवल्स पर हो रहा था। उसकी होल बीइंग इवॉल्व हो रही थी। और फिर अचानक वो मोमेंट आया। एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट उसके बॉडी से निकली, जैसे कि कोई इंटरनल एक्सप्लोजन हुआ हो। 4था स्तर की कंडेंसेशन का, मेंग हाओ ने अपने दिल में चिल्लाया। उसने सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू कर लिया था। ये इनक्रेडिबल अचीवमेंट था। अब उसकी पावर सिग्निफिकेंटली बढ़ गई थी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो गई थी। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ गई थी। वो लू होंग का सामना करने के लिए तैयार था।
उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन की चमक थी। पावर डायनामिक्स कंप्लीटली चेंज हो गए थे। सुबह होने वाली थी और लू होंग जल्द ही आएगा और देखेगा कि मैंग हाओ का बैनर अभी भी वहां लगा है या नहीं। लेकिन अब मैंग हाओ एक अलग इंसान था। वो अब चौथे स्तर का कल्टीवेटर था। पावर डायनामिक्स कंप्लीटली चेंज हो गए थे। ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था जिसकी लू होंग को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये कॉन्फ्रंटेशन केवल पावर के बारे में नहीं था, ये सर्वाइवल के बारे में था। ये उस प्रिंसिपल के बारे में था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्ट्रांग ही सर्वाइव करता है। मैंग हाओ ने अपनी कनिंग और रिसोर्सफुलनेस से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया था, लेकिन जब उस पर अटैक हुआ तो उसने अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया, अपनी डिटर्मिनेशन और ब्रेक थ्रू करने की क्षमता। लू होंग को लगता था कि वो इजीली मैंग हाओ को क्रश कर देगा। उसने अंडर एस्टिमेट किया था मैंग हाओ की डेस्परेशन और रिसोर्सफुलनेस को। वो नहीं जानता था कि मैंग हाओ ने रात भर में अपनी पूरी डेस्टिनी बदल दी थी। अब वो सिर्फ एक क्लेवर बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि एक पावरफुल कल्टीवेटर भी था। ये चैप्टर हमें ये दिखाता है कि कैसे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कंपटीशन और राइवलरी पावर और प्रॉफिट के लिए होती है। ये भी दिखाता है कि कैसे मैंग हाओ हमेशा अपनी सर्वाइवल के लिए नए तरीके खोजता है। उसकी एथिक्स क्वेश्चनेबल हो सकती हैं, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हमेशा उसे आगे ले जाती हैं। कल का सूरज एक नई शुरुआत लेकर आएगा। लू होंग और मैंग हाओ के बीच होने वाला कॉन्फ्रंटेशन तय करेगा कि प्लेटो पर कौन राज करेगा। लेकिन अब ऑड्स बदल गए हैं। मैंग हाओ अब वो कमजोर शिष्य नहीं है जिसे लू होंग ने अंडर एस्टिमेट किया था। वो अब एक फोर्स है जिससे निपटना होगा। ये स्टोरी हमें यह भी सिखाती है कि जब आप कॉर्नर में हो, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, तो आपको अपनी लिमिट्स पुश करनी पड़ती हैं। मैंग हाओ ने एग्जैक्टली यही किया। उसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, रिस्क लिया और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये कॉमन पैटर्न है। प्रेशर और एडवर्सिटी से ग्रोथ होती है। मैंग हाओ का बिजनेस वेंचर सक्सेसफुल था, लेकिन रियल ग्रोथ तब हुई जब उसे थ्रेट फेस करना पड़ा। ये चैलेंज ने उसे फोर्स किया कि वो अपनी ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करे। अब जब सूरज उगेगा तो एक नया मेंग हाओ उसकी रोशनी में खड़ा होगा। एक ऐसा मेंग हाओ जो ना सिर्फ बिजनेस में स्मार्ट है, बल्कि कल्टीवेशन में भी पावरफुल है। लू होंग को पता नहीं कि उसका सामना किससे होने वाला है।